गंगा आराम किसके लिए? खेत की मिट्टी में ही रोजी रोटी छिपी हुई है। अगर देर हो गई हल चलाने का वक्त निकल चला जाएगा। चला जा, अब जल्दी खाना लगाओ, मुझे खेत पर निकलना है। खाना खाकर रघुनाथ बैलगाड़ी में धान और गेहूं के बीज लेकर खेत पर चल पड़ा। तभी रास्ते में उसका पड़ोसी रामलाल मिलता है। इस बार बारिश कम हुई है, फसल का क्या होगा? कुछ सोच रहा है इसके बारे में। हाँ रामलाल, आसमान के भरोसे ही है। अगर भगवान ने चाहा कुछ अन्न मिल जाएगा, वरना मेरी हालत बदतर हो जाएगा। क्यों तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो रघुनाथ? अब तुम तो जानते ही हो कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए सेठ से उधार लिया था, वो भी इसी फसल से देना है। हाँ, उधार तो चुकाना है भाई, एक बार तो फसल तो निकलना मुश्किल है, जानता हूँ, लेकिन भूखे पेट के लिए ये सब करना भी पड़ेगा। इसके बाद रघुनाथ खेत में पहुँचता है। दोपहर हो चुकी थी। रघुनाथ पसीने से तरबतर होकर हल चला रहा था। बैल भी धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पास एक गांव का साहूकार हेमू गुजरता है। रघुनाथ, अगर बीज का कमी हो तो बता देना, पूरे ब्याज पर पैसा दे दूंगा। अभी तो कोशिश करूंगा, अपने दम पर जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। अरे भिखारी, बस कोशिश करते ही रहना, इस जीवन में तुमसे कुछ नहीं होने वाला। हेमू को बात सुनकर रघुनाथ गुस्सा जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत रखकर लौटना है। गंगा चूल्हे के पास बैठी थी। रघुनाथ साकार लौट आता है। रघुनाथ, सुना है अगले हफ्ते बारिश कम हो जाएगी, मुझे डर है कि कहीं हमारी फसल खराब ना हो जाए। गंगा, डर से पेट नहीं भरता, जब तक सांस तब तक मेहनत करूंगा, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। रघु, मैं सोच रहा था अगर इस साल फसल ठीक से हो जाए तो क्या? गंगा कुछ और कहने वाली होती है कि बाहर से अचानक तेज आवाज सुनाई देती है। अरे रघुनाथ, बाहर आओ। रघुनाथ हैरानी से उठता है और आंगन की दरवाजे की ओर बढ़ता है। गंगा चिंता से उसकी ओर देखती है। अरे सेठ लालचंद दरवाजे की ओर खड़ा था। उसके हाथ में एक मोटी लाठी और आंखों में गुस्सा था। बताइए सेठ जी, क्या बात है? अरे बताना क्या है, ये बात मेरे पैसे कब देगा? तेरी बहन की शादी 1 महीने बीत गया, तब से उधार नहीं लौटाए हैं, कब देगा पैसे मेरे मरने के बाद? ऐसा मत बोलिए सेठ जी, जानता हूँ आपका पैसा लौटाना है मेरा फर्ज है, और आप चिंता मत करो, इस बार का पूरा पैसा आपको ही दूंगा, अदा करता हूँ। तेरे वादे पे भरोसा नहीं है रघुनाथ, तूने पहले भी कई बार कहा, लेकिन अब मैं इंतजार नहीं करूँगा। सेठ जी, थोड़ा और मोहलत दे दीजिए, घर में खाने तक का नहीं है। मोहलत देखकर ही तो मैं आज कंगाल बनने के कगार पर हूँ। एक हफ्ता, बस एक हफ्ता देता हूँ, वरना समझ लेना अच्छा नहीं होगा। सेठ लालचंद धमकी देकर भरे अंदाज में चले जाता है। रघुनाथ और गंगा दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। अंदर जाकर रघुनाथ घाट पर बैठ जाता है। गंगा उसकी बगल में बैठती है। रघु, अब क्या करेंगे? अगर फसल काटने से पहले उसने दबाव डाला तो? गंगा, अब मेहनत से इस बार फसल बचानी होगी या हमें घर बेचकर उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। दोनों आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बादलों की गरज सुनाई देती है, जिसे आने वाले तूफान की चेतावनी हो। कुछ दिन बाद गांव के खेत सुनहरी फसल लहरा रहे थे। रघुनाथ के मेहनत रंग लाई। उसकी फसल इस बार बड़ी अच्छी होगी और उसके चेहरे पर महीनों बाद जी भर मुस्कान थी। देखो ना, इस बार बालियां कितनी भरी हुई है, लगता है ने ऊपर वाले हमारी बात सुन ली। हाँ गंगा, अब सेठ का कर्ज चुकाकर चैन का सांस लेंगे। उन लोग पूरे दिन मेहनत करके फसल काटते हैं, अब तक उसे बोरी में भर के गाड़ी से घर ले आते हैं। घर के आंगन में अनाज की बोरियां करीने से रखी थी। रघुनाथ और गंगा खाटी पर बैठकर चाय पी रहे थे। सोचो रघु, कल मंडी में फसल बिकेगी, सेठ का सारा कर्ज चुक जाएगा, फिर हमारे सिर का दर्द मिट जाएगा। हाँ, और अगले मौसम में खेत में भी खाद डालूंगा ताकि और अच्छी फसल हो। दोनों चैन से बातें करते हैं और फिर जल्दी सो जाते हैं।
जैसे मैं एक नया सवेरा उग रहा था। आधी रात का समय, चांदनी में गांव के रास्ते सुनसान थे। अचानक 3 परछाइयां रघुनाथ के आंगन में घूमती है। ये गांव के विख्यात चोर थे जिनकी नजर कई दिनों से रघुनाथ के फसल पर थी। चोर बोरियां उठाकर बाहर ले जाते हैं। एक करके पूरा अनाज गायब हो जाता है। सुबह का समय गंगा झाड़ू लेकर आंगन में आती है। वह अनाज रखने की जगह झाड़ू लगाना शुरू करती है, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो रहा है? हमारा सारा अनाज कहाँ गया? वह चिल्लाकर रघुनाथ को बुलाती है। रघुनाथ, जल्दी आओ। रघुनाथ दौड़कर आता है और देखता है सारी बोरियां गायब थी। जमीन पर कुछ बिछड़े दाने पड़े थे। ये किसने हमारी मेहनत लूटी? दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में सदमा और दिल टूटा हुआ था। गंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? लगता है भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहा है। दोनों चुपचाप बैठकर आंसू पोंछते हैं, लेकिन जस का तस रहता है। दोपहर का समय, रघुनाथ आंगन में बैठा